बाजार बोलता है। एफआईएसडीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ आज स्थिति रहने वाली है, क्योंकि एफआईएसडीआईज ने कल जो किया उसका एक इम्पैक्ट रहता है। 2824 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, और डीआईज करीब 2002 करोड़ की बाइंग करके ले गए हैं। तो ये ट्रेंड तो वही है, लेकिन घटता बढ़ता रह रहा है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से कामकाज कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि कल अमेरिकन मार्केट्स में एक बार फिर गिरावट देखने के लिए मिली। उसका इम्पैक्ट है आईटी शेयर्स पर, और 480 पॉइंट करीब डाउ जोन्स गिरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि नेस्डेक में कल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी। नेस्डेक करीब 36 अंक गिरकर ही बंद हुआ, और एक समय पर 200 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ था नेस्डेक, लेकिन उसके बाद करीब 180-90 पॉइंट्स की रिकवरी निचले स्तरों से नेस्डेक में देखने के लिए मिली। डाउ जोन्स भी एक समय पर 650-700 पॉइंट डाउन था, वहाँ से थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन उतना नहीं कि ग्रीन मार्क में बंद हो जाए। शंघाई हैंगसेंग में कमजोरी बनी हुई है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ है। तो मिक्स बाजार हैं एशिया के। चाइना वीक है, बाकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अपनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इसमें एसईपीसी करीब 10% ऊपर है, रेड टेप करीब 7%, जीएसपीएल 6%। इंडसइंड बैंक आज बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की जोरदार पिटाई के बाद 5% ये भी काउंटर ऊपर आ गया। और जेपी पावर में आज काफ़ी दिन बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। कौन से काउंटर है जो वीक हो रहे हैं, जहां पर पिटाई हो रही है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो जेन सोल्यूशन करीब 5%, विप्रो करीब 5%, इन्फोसिस 4%, पॉलिसी बाजार और आइडिया इन दोनों में ही करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब कुछ बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में तो निचले स्तरों से रिकवरी देखने के लिए मिली और तेज गिरावट थी। एक समय पर ग्रोथ को लेकर काफ़ी कुछ सवाल अमेरिकन इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं। विनीत सर, ये जो अमेरिका है, ये लगता है कि अब अमेरिका में दो बातें हो रही हैं कि अमेरिका मंदी में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू किया है वो उन्हीं को रिवर्स कर रहा है, खासतौर से उनकी इकोनॉमी पर रिवर्सल के इम्पैक्ट की बात हो रही है। क्या करें सर, मतलब अमेरिका को किस तरह से सोचें? नहीं, अभी आपको बताया ना कि उनका डेट रोल ओवर करना है। उनकी इकोनॉमी वीक होगी तभी तो डेट रोल ओवर होगा, क्योंकि अभी जो टैरिफ लगे उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट घटते नहीं है। तो आपको इकोनॉमिक डिक्लाइन आना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट काटने पड़ेंगे और आपको डेट भी रोल ओवर करना है। तो और सर जो आपको जी 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 आपको प्लीज। लाना है है ना, डिजिटल डॉलर। ये चार चीजें होने बहुत जरूरी है, तब तक ये मार्केट यूएस का सुधर नहीं जाएगा। जी सर, आईटी इंडेक्स जो इसमें की लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और अगर पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड उठाकर देखें तो मार्केट, इंडिया का मार्केट गिरना बंद हो गया, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईटी नहीं रुक रहा है। आईटी ज़्यादातर गिर ही रहा है हर दिन पर, और आज भी 1300 पॉइंट करीब गिरा हुआ है, जो मतलब मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है मार्केट की गिरावट का। कैसे अगर कोई आईटी शेयरों में फंस गया है वो क्या करे, या नई पोजीशन लेने का सही अट्रैक्टिव लेवल आ गए हैं क्या? नहीं, आईटी स्टॉक्स में तेजी नहीं करनी है। आईटी स्टॉक्स में जब तक यूएस मार्केट सेटल डाउन नहीं होता है, अगर आपको जानना है कि किधर होता है, एसएनपी जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको तेजी नहीं करनी है आईटी स्टॉक्स में। जब तक 5,000 के नीचे एसएनपी नहीं जाएगा तब तक आपको कोई एक अट्रैक्टिव लेवल नहीं देखने को मिलेगा, और उसके चलते हुए इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में तेजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो आईटी इंडेक्स में सर ने बता दिया कि क्या करना है, अभी यहाँ पर बाय नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट। और हमने निफ्टी आईटी को देखा जबकि कि काफ़ी तेज़ी से गिरा है निफ्टी आईटी। अगर मैं इसकी पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी आईटी का जो हाई लगा था वो 46,000 का लगा था 13 दिसंबर को, और आज जो लेवल चल रहा है निफ्टी आईटी का वो 36,000 चल रहा है। 10,000 पॉइंट साफ़ हो चुके हैं निफ्टी आईटी में केवल 2 महीने में, और मार्केट को गिराने में इसीलिए इसका मेजर रोल है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। अगली खबर है अमेरिका कनाडा में अब टैरिफ टेंशन दोबारा से एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है। उसका कारण है कि कनाडा की स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 50% टैरिफ अब लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले 25% की बात थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 50% लगा रहा हूँ। और ये जो नए टैरिफ हैं ये आज से ही लागू हो रहे हैं, और इन्होंने कहा कि और भी टैरिफ लगा दूंगा कनाडा पर, सारे टैरिफ बढ़ा दूंगा कनाडा पर 2 अप्रैल से। और उन्होंने ये कहा है कि जो कनाडा ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो तुरंत हटा ले। तो सर ये तो मतलब धमकी, और अब तो पहले धमकी थी,
फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ उन धमकियों का, और अब बदले की भावना और डबल हो गई कि मतलब कनाडा अगर मतलब वो अमेरिका वाले कह रहे कि हम टैरिफ लगाएंगे वो जायज़ है, और अगर कनाडा उसके उसमें लगाता है टैरिफ बदले में, तो हम और डबल टैरिफ लगाएंगे। तो सर ये लगता है कोई सॉल्यूशन निकलेगा, या ये अमेरिका और कनाडा और अमेरिका मैक्सिको इसी तरह से लड़ते रहेंगे? नहीं, देखिए, नेगोशिएशन होना बहुत जरूरी है ना। अमेरिका जो चाहती है वो कनाडा को देना पड़ेगा। उनके जो टैरिफ्स है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में, कोई कोई प्रोडक्ट्स में तो 250 डिग्री के 250% के टैरिफ है। हम्म। तो इतने ज्यादा टैरिफ चलते नहीं है ना। उधर बैंकिंग सेक्टर को परमिशन नहीं है कनाडा में यूएस बैंक्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो चाइना यूएस चाहते हैं कि वो मिले उन्हें। तो अच्छा। इसके ऊपर से उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक चालू है। वो दूसरी चीज क्या है, यूएस कनाडा को पूरा मिलिट्री प्रोटेक्शन देता है। चाइना 1 रुपए खर्चा नहीं करता अपनी मिलिट्री पे। तो और ट्रम्प कहते भी है कि $200 बिलियन का हम सब्सिडाइज कर रहे हैं चाइना को। और अभी यूएस में पैसे की बहुत जरूरत है, आपने देखा है उनको डेट काटना है। जो भी मिलता है उनको उसे पैसे ही मांगते रहते हैं, धमकी से या प्यार से, दोनों तरह से पैसे ही मांगते रहते हैं। और उनका, देखिए, रिपब्लिकन्स का ना टिपिकली टैरिफ को लेके ट्रेड पॉलिसी रहती है, और जो डेमोक्रेट्स की रहती है वो सैंक्शंस को लेके रहती है। तो जहां पे ट्रेड पॉलिसी आपकी टैरिफ्स की है, और जिस तरह से वो बात करेंगे टैरिफ्स आर द वे टू गो हेड टू बैलेंस द बजट, तो वो तो टैरिफ लगा के ही रहेंगे, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो लगने वाला ही है। तो ये चलते हुए आपको देखना पड़ेगा कि चाइना कनाडा क्या कंसेशंस देता है यूएस को। अभी तक कनाडा ने कोई कंसेशंस तो दिए नहीं है। और उनकी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, फेंटानिल के ऊपर लेके बात चालू है, नेगोशिएशन। वो चाहते हैं कि ड्रग रूट रुक जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे हिस्ट्री में ब्रिटेन ने चाइना को हफीम की नशा लगाया था और उनको टेक ओवर किया था। अभी अच्छा। रिवेंज टाइम है चाइना के लिए, फेंटानिल से वेस्ट को तबाह कर रहे हैं। और लगभग 70,000 लोग हर साल मरते हैं, और लगभग $1 ट्रिलियन का ट्रांसफर होता है फेंटानिल से। तो अच्छा ये सब रोकना चाहते हैं, और इसके लिए इतने सख्त है वो मेक्सिको और कनाडा के ऊपर। सर और ये कनाडा, सर हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ब्रिटेन ने चाइना वालों को ड्रग एडिक्ट बनाया था, उसके बाद उनको उन पर मतलब उन पर शासन किया। इंडिया में जब वो आए थे तब तो उन्होंने शायद ऐसा किया था या नहीं किया था, मतलब सर थोड़ा सा बताएं नहीं इसके। नहीं नहीं, ये तो चाइना में ओपियम की उनको लालच लगा के किया था। ओके। और इंडिया में वो लोग ने रिलीजन के थ्रू किया था। अच्छा। बेसिकली उनके, देखो, वो आए तो पोर्ट से आए, हाँ। और उन्होंने एक्चुअली रिलीजियस डिवाइड बनाया। क्या होता था हिस्ट्री में कि हाँ। टेम्पल के आजू बाजू में जो लैंड होती थी रिवर्स के बीच में, हाँ। वो सारी टेम्पल की होती थी, और वहां पे लोग काम करके, खेती करके, अनाज भगवान को अर्पित करके, बाकी अपने लिए रख के फिर वो सब उसमें ट्रेड करते थे। ये फॉरेनर्स ने आके इनको बताया कि आपको, ये तो लैंड आपकी है, तो आप क्यों टेम्पल को दे रहे हो, ऐसे करके मोह जगा के उनके अंदर फूट पैदा करके वो कन्वर्जन चालू किया उन्होंने। और उसकी वजह से अपनी कंट्री में कन्वर्जन के हिसाब से टूटा है अपना फैमिली वैल्यूज और सनातन वैल्यूज, और उससे अपना ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया और अपने हमें गुलाम बनाया गया। तो ये दो अलग नीति अपनाई थी, और इंडिया में कन्वर्जन के हिसाब से ही फूट डाली जाती है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो मतलब ये जो मतलब जो हम सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो मैक्सिको वालों पर आरोप लगाते हैं कि आप ड्रग्स हमारे यहाँ पर इलीगली सप्लाई कर रहे हो, कनाडा वाले से तो उतना नहीं है ड्रग्स को लेकर, लेकिन उनसे और। नहीं नहीं, दोनों बॉर्डर से आता है। सर कनाडा दोनों की बॉर्डर से बॉर्डर आता है, बहुत कनाडा पोरस भी है, कर रहा है? दोनों बॉर्डर से आते हैं। अच्छा। और कनाडा में जो पुलिस फोर्स है, हाँ। वो भी काफी हद तक नजरअंदाज करती है इस चीज को। तो वो अच्छा। चाहते हैं कि इसके ऊपर सिवियर इम्प्लीमेंटेशन हो। और कनाडा की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, तो हाँ। वो काफी नकारात्मक है, और इसकी वजह से कनाडा के ऊपर सैंक्शंस
चलते रहेंगे और सख्त हो जाएंगे। अगर अप्रैल 2 को उन्होंने और उनको कुछ प्रमाण नहीं दिया कि उन्होंने कम किया है, और सख्त सैंक्शंस लगेंगे। सर विनीत सर, ये चीज़ बताइए, अगर चलिए ठीक है कनाडा मैक्सिको फंस गए, अब जो जो भी वो झोलझाल कर रहे थे तो उसको पकड़ लिया गया, आइडेंटिफाई किया गया एंड अब उस पर एक्शन हो रहा है और सख्त एक्शन हो रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए कि अगर इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, वो उनका एक अपना ट्रीटी था यूएस का, कनाडा का, मैक्सिको का, अगर वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट क्या डिस्ट्रॉयड है एक तरह से आज की डेट में, तो अगर वहाँ पर इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो अमेरिकन इंडियन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका में जाकर ट्रेड करें। देखिए, वो टैक्टिकल होगा, स्ट्रेटेजिक नहीं होगा। ओके। क्योंकि वो टैरिफ कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं ना, तो फिर आप बाद में क्या करोगे आप? जब तक आपके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं है, तब तक आप उधर मौज नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका का ये है कि उनके सारे लिंक्ड है ना, उनकी बॉर्डर सब नेबर्स है वो। तो टेक्टिकल एडवांटेज नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में टेक्टिकल एडवांटेज होगा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं आएगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार फैक्ट सर ने आज बताया। सर ये जो टैरिफ बढ़ाया है 50% जो स्टील और एल्यूमिनियम पर कर दिया, मैं रोज़ पिछले 3-4 दिन से बात भी कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होता तो स्टील एल्यूमिनियम को पकड़ लेते हैं आजकल। ये स्टील एल्यूमिनियम कंपनीज में इंडिया में क्या करें सर, जो कंपनियां लिस्टेड हैं? नहीं, देखिए, आपको 2-3 चीज ध्यान में रखना चाहिए। जब भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन आता है, तब पूरा फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो रहता है वो जाता है आपका कमोडिटीज में। अभी देखो, गोल्ड के साथ डी-डॉलराइज तो हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि रूपी टर्म्स में गोल्ड में बहुत बढ़त आएगी। वो डॉलर टर्म में आएगी, क्योंकि डॉलर घटेगा। पर डॉलर घटेगा तो रुपया भी सामने अप्रिशिएट होगा। तो उसके चलते हमें नहीं, एक बैलेंस ऑफ प्राइसिंग है अभी गोल्ड में। तो जो पैसा रहेगा ना, वो बाकी हार्ड मेटल्स में जाएगा। तो आपके कॉपर में जाएगा, फिर आपके एल्यूमिनियम में जाएगा। एंड ये है ना, आपको थोड़ा डिक्लाइंस में लेना चाहिए। जब भी स्टीप डिक्लाइन आता है 3-5% का मार्केट में, उस दिन में आप जाके ये थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए कमोडिटी स्टॉक्स। और ये आगे जाके अगले 3-4 महीने में आप देखोगे कि आपको इसमें मुनाफा मिलेगा। जी विनीत सर, आपने ये जो बात बोली कि रुपया अब एप्रिशिएट होगा, अभी तक तो डेप्रिशिएट हो रहा था, रुपया एप्रिशिएट होगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा इनफैक्ट, तो सर ये एक अच्छी पोजीशनिंग नहीं बनेगी कि एफआईज वापस लौट आए, क्योंकि एफआईज अभी तक तो इसी चीज से खफा थे। देखिए, टैक्टिकली क्या होगा, जब भी क्राइसिस आएगा यूएस मार्केट में, तो रुपया डिप्रिशिएट भी हो सकता है। तो फर्स्ट देयर विल बी अ टिप। अभी वो 90 जाता है, 92 जाता है, 93 जाता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जब भी उस टाइम वो जब भी क्राइसिस खत्म होगी या क्राइसिस एट पीक रहेगी, तभी से आप देखोगे कि रुपी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। क्योंकि आप देखोगे कि यूएस इकोनॉमी ग्रेजुअली घटती जाएगी। ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years आप नोटिस करोगे कि उनकी इकोनॉमी घटती जाएगी। क्योंकि अगर आप फिजिकल डेट काट रहे हो, तो आप जीडीपी काट रहे हो। अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हो थ्रू टैरिफ्स, तो कंजम्पशन भी हिट होगा। और ये सारी चीजें रिवाइव होने को ना टाइम लगता है। ये क्या एक दो साल में रिवाइव होने वाली चीजें नहीं है। और एक चीज उधर आपको जो ध्यान में रखना चाहिए कि हाउसिंग क्रैश आना चाहिए। अभी भी अच्छा। काफी संकेत आ रहे हैं फ्रॉम प्लेयर्स आउट देयर कि हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव है। ये स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं कि हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये भी संकेत है कि उधर क्रैश आने वाला है हाउसिंग में। तो जो मैंने ओके। आपको 4 आइटम्स बताए थे, उसमें आप हाउसिंग क्रैश भी जोड़ दीजिए। ये 5 आपके क्यूज है कि ये जब पांचों इवेंट खत्म हो गए ना, तब भी वर्ल्ड की मंदी खत्म हो जाएगी और वहां से नवा निर्माण चालू होगा और वहां से मार्केट बढ़ने लगेगी। तो क्राइसिस से ही मैजिक शुरू होता है, और क्राइसिस अभी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी क्राइसिस पूरी तरह से मैच्योर होने की तो स्थिति छोड़िए, अभी क्राइसिस पूरी तरह से आया ही नहीं है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात विनीत सर ने बताई है। विनीत सर, लेकिन गोल्ड की कीमतों में वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन 3 दिन के बाद कल कुछ रिकवरी देखने के लिए मिली थी। ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़े हुए शेयर हैं, इन पे कैसे ट्रेड करें सर? नहीं, गोल्ड फाइनेंसिंग शेयर तो अच्छे रहेंगे जब भी अभी गोल्ड आपका 3029 और $3000 के बीच में है। हाँ तो ये तो पीक लेवल ही है ना। तो हाँ। आपका लोन टू वैल्यू बढ़ता ही है। तो जैसे गोल्ड गिरवी रखा जाता है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है इसमें। जो 6 महीने पहले गोल्ड रखा था उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट लोन भी ज्यादा दिया जाता है। तो ये कंपनीज जो 22-24% में लैंड करते हैं, ये इसके काफी बेनिफिशियरी रहते हैं क्योंकि इनके क्लाइंट, नए क्लाइंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग गोल्ड इन्वेंट्री पे इनकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो मतलब इनको पोर्टफोलियो में रख लेना सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इधर उधर की? आजकल जो कल इंडसइंड बैंक का जैसे फियास्को हुआ। एकदम प्योर प्ले है, प्योर प्ले है। गोल्ड अच्छा फाइनेंस कंपनीज ऑन दिस, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आज ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए आरबीआई 50,000 करोड़ रुपए डाल रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इंडिया की बॉन्ड यील्ड पर? वैसे तो ये लिक्विडिटी मेजर है क्योंकि एडवांस टैक्स भर रही होती हैं कंपनियां, तो बैंकिंग सिस्टम से थोड़ा सा कैश गायब हो जाता है। तो उसके लिए आरबीआई ये डेफिसिट पूरा कर रही है, लेकिन कुछ पड़ेगा असर इसका बैंकों पर या बॉन्ड यील्ड पर? देखिए, कोई भी मार्केट की वैल्यूएशन ना लिक्विडिटी पे तैनात रहती है। तो जैसे लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, वैल्यूएशंस भी इंप्रूव होंगे। लिक्विडिटी इंप्रूव होंगी, प्राइस कट आएंगे, तो मनी सर्कुलेशन में आएगा, तो रेट भी घटेंगे। और जैसे यूएस में जीडीपी कम हो जाएगा तो उधर के रेट कम होंगे, तो यहाँ पे अपने भी रेट कम होंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज विनीत सर, जो कि प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंक्स, ये मुद्दा आजकल दोबारा से चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में कल हमने जिस तरह की पिटाई देखी है, प्राइवेट बैंक्स में भी 2 तरह के बैंक हो गए। एक जो कि मिड लेवल के हैं, स्मॉल लेवल के हैं, और जो थोड़े से बदनाम भी हैं, लाइक इंडसइंड हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, जिनमें कभी ना कभी कुछ इशू रहे हैं, बंधन बैंक हो गया। एक वो लीग है। दूसरी लीग है जहां पर कि थोड़ा सा सेफर लीग है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। एक्सिस बैंक का भी नाम थोड़ा सा बीच में टेंटेड हुआ था ड्यू टू सम रीजंस, तो उसकी वजह से कल उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन कोटक बैंक ठीक चल रहा था। तो एसबीआई अच्छा चल रहा था पीएसयू बैंक्स में। पहले तो मैं प्राइवेट में ही पूछना चाहता हूं कि ये छोटे बैंक वर्सेस बड़े बैंक, इनमें से अगर किसी को चुनना हो तो क्या चुने? आप है ना, आंख बंद करके सिटी यूनियन बैंक लीजिए। अच्छा। 100 साल का रिकॉर्ड है, डिविडेंड मिस नहीं किया है। कई तेजी मंदी आके गए, कई मौसम आके गए, बैंक आज भी कायम है। तो उनको पता है कैसे लेंड करना है, कैसे बोरो करना है। तो ऐसे में जो बुलेट प्रूफ बैंक बोलते हैं ना, वो एक प्राइवेट में, छोटे में सिटी यूनियन बैंक है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ध्यान देना है तो आप पीएनबी में काफी एग्रेसिव लेंडिंग की है ये साल में। 18% लोन ग्रोथ है। आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज 15% लोन ग्रोथ आएगा अगले 2 साल तक। ये आपको 0.7 टाइम्स बुक मिलती है बैंक। इसके सब्सिडरीज भी अच्छी काम कर रही है। अगर आप कैनरा बैंक देखेंगे तो इनमें ये भी 0.7 टाइम्स बुक है, और इसमें 2 आईपीओ आने की संभावना है उनके सब्सिडरीज की। उनकी कैनरा हाउसिंग फाइनेंस भी बेहतरीन काम कर रही है। तो दे आर नॉट एवर्स टू डाइवेस्टिंग द स्टेक इफ दे गेट अ गुड प्राइस। तो ये मुझे लगता है कि अगर आपको बैंक्स में तेजी करनी है ना, ये 3 बैंक पे आप ध्यान दीजिए। लार्ज कैप में कोटक पे बैंक ध्यान दीजिए और आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान दीजिए। बहुत ही बढ़िया, सर ने बता दिया कि आपको कौन कौन से बैंक लेने हैं। छोटे में क्या लेना है? सिटी यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और मतलब जो शेयर प्राइस के लिहाज से थोड़े छोटे हैं। और अगर आप बड़े बैंकों में जाते हैं तो सर ने बता दिया कि आपको क्या लेना है। सर, दोनों ही सवाल के उत्तर मिल गए। मैं दूसरा सवाल यही पूछने वाला था कि पीएसयू में क्या लेना है। लेकिन एक चीज़ जो और आ रही है वो है खबर हल्दीराम में।
वैसे नॉन लिस्टेड प्लेयर है, लेकिन मैं इसलिए इस खबर को ले रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट कुछ लिस्टेड कंपनीज पर भी पड़ सकता है। हल्दीराम में 9% हिस्सा खरीद रहा है टेमासेक, इस तरह की खबरें हैं मार्केट में, और ये हिस्सा खरीद करीब 8,000 करोड़ रुपए में हो रही है। यानी कि हल्दीराम जो कि दिल्ली एनसीआर और बहुत नॉर्थ इंडिया में तो इसका बड़ा नाम है इस चेन का, और बहुत सारे इनके स्टोर्स देखे जाते हैं और शॉप्स देखी जाती हैं, वहाँ पर लोग रुकते हैं, खाते हैं। इनकी वैल्यूएशन 89,000 करोड़ रुपए बन जाएगी अगर ये हिस्सा खरीद हो जाती है 8,000 करोड़ रुपए में 9% स्टेक की। अब इसके कंपैरिजन में जो कंपनियां हैं एक बार उनको देख लेते हैं। हल्दीराम तो अभी लिस्टेड नहीं है, प्री आईपीओ में जो गेम होगा वो होगा, लेकिन बीकाजी फूड्स इसकी वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए है। वरुण बेवरेजेस करीब 1,64,000 करोड़ रुपए। हेडसन एग्रो, हालांकि पोर्टफोलियो सबके थोड़े से अलग अलग हैं, हेडसन एग्रो 19,500 करोड़ रुपए, गोदरेज एग्रोवेट करीब 14,000 करोड़ रुपए, डीएफएम फूड करीब 2,320 करोड़ रुपए। विनीत सर, आपको कौन सी कंपनी इस पूरी फूड चेन वाली जो कंपनियां होती हैं F&B बिजनेस वाली, इसमें कौन सी कंपनी वैल्यूएशन वाइज अच्छी लगती है और ओवरऑल फंडामेंटल वाइज अच्छी लगती है? देखिए, एक काउंटर है जो काफी टूट चुका है, गोपाल स्नैक्स। अच्छा। ये गुजरात का नंबर 1 ब्रांड है हाँ। और ये काफी एग्रेसिव ग्रोथ कर रहा है। हालांकि न्यू लोज में आ रहा है, पर इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है और हमें लगता है कि ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, ये रह भी गया था हमारी लिस्ट में, और 3,371 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू है, मतलब मार्केट कैप है, और करीब 39.8 पर ये पी मल्टीपल पर चल रहा है। और सर, ये जो पूरा पोर्टफोलियो है लाइक बीकाजी फूड्स का और हल्दीराम का, जो नमकीन वाला जो सेगमेंट है उसमें दोनों मैच खाते हैं। मिठाई वाले सेगमेंट में हल्दीराम के साथ आई थिंक कोई भी नहीं खड़ा इनमें से, क्योंकि हर जगह पर लोकल मिठाई वाले ज़्यादा फेमस होते हैं। तो हल्दीराम जब लिस्ट होगा शेयर, तो आपको क्या लगता है ये वैल्यूएशन ठीक है 89,000 करोड़ रुपए जो बन रही है इस समय प्री आईपीओ में? देखिए, जब तक हम मैंने उसको ज्यादा स्टडी नहीं किया है प्राइसिंग, ओके। तो ओके। उसको स्टडी किए बिना कमेंट करना अनिवार्य नहीं। ठीक है। और बाकी सर, आपको गोपाली स्नैक्स आपने बताया, लेकिन जो हमने बताया सर, जैसे कि बीकाजी फूड्स हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, हेडसन एग्रो हो गया, गोदरेज एग्रोवेट या डीएफएम फूड, इनमें आपको लगता है कोई सस्ता या महंगा जो कि आपको लगता हो कि हाँ चलिए ठीक है, इसका पोर्टफोलियो ठीक है, इसकी वैल्यूएशन या मार्केट कैप के लिहाज से ये थोड़ा जस्टिफाइड है? देखिए, सारे अच्छे ही है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, ये काफी अच्छी तरह से आगे जाके परफॉर्म करने वाला है। ओके। फूड, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, ओके। एग्री, रूरल इकोनॉमी, ये सारे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो रूरल और एग्री फोकस्ड इंडस्ट्रीज है उनमें आप, और फूड बेस्ड है, उनमें आप काम करोगे तो आपको बेटर पोर्टफोलियो बनेगा।